नमस्कार, दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए इंडियन पॉलिटी का अगला टॉपिक न्यायपालिका के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है? यहाँ पे उच्चतम होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति होने के लिए योग्यता के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। भारत के नागरिक होना चाहिए। इनमें जन्मजात नागरिक के बारे में चर्चा नहीं की गई है, इसलिए भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये बात गलत है, अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि न्यूनतम उम्र के बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई है संविधान में। मैक्सिमम एज भले उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के लिए जो हाई कोर्ट राज्य में होते हैं उसके लिए न्यायाधीशों की अंतिम उम्र 62 वर्ष है। 62 वर्ष में रिटायर कर जाते हैं। न्यूनतम उम्र के बारे में संविधान मौन है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका है, तो ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए। वह एक पारंगत विधिवेत्ता मतलब कानून का बहुत बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, तो ये बात सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये बात संविधान में नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक पर, वित्त आयोग पर, भारत के संचित निधि पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संचित निधि पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते सब भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने पर रोक है? तो ये उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। अगर उसके न्यायाधीश सेवानिवृत्त करते हैं मतलब रिटायर करते हैं तो कहीं पे वकालत कर सकते हैं, इसके बारे में प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय के नीचे किसी भी न्यायालय में, किसी भी फौजदारी अदालत में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर कि अगर रिटायर करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो उनके पद का गरिमा इतना ऊंचा ओहदा हो जाता है कि वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुद जज रहते हैं। तो खुद जज के आगे वो वकालत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पद का भी तो एक गरिमा होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पे अगर संसद चाहेगी, अगर न्यायाधीश संविधान में छेड़छाड़ किए हैं ऐसा संसद को लगे तो वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाएगी। ठीक, महाभियोग प्रक्रिया नहीं, इसके संबंध में कहा गया है 124 अनुच्छेद के तहत ही ये बात लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया संसद में लाएगी। अगर वो पास हो जाता है तो न्यायाधीश पे ऐसी प्रक्रिया पारित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 5 नंबर।
निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। संघ राज्य क्षेत्र, क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय। मतलब ये संघ राज्य क्षेत्र कुछ दिए गए हैं और वो किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत शामिल हैं, तो वो देख लेते हैं। पुदुचेरी, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के सम्मुख है? पुदुचेरी मद्रास में मर्ज किए हुए हैं। पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये सबको पता होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। और लक्षद्वीप कहाँ आते हैं भाई? लक्षद्वीप केरल, क्योंकि भारत का मैप में आप देखिएगा लक्षद्वीप किस जगह है? इस जगह है। यहाँ पे कौन सा राज्य है? केरल है। तो लक्षद्वीप के अंतर्गत केरल आ जाएंगे, केरल के अंतर्गत लक्षद्वीप आ जाएंगे। दमन एवं दीव, दमन कहाँ भाई? खंबात की खाड़ी के आसपास, तो ये मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। कौन? दमन एवं दीव। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुजाता मनोहर, सुश्री रामपाल, सुश्री फातिमी बीबी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुश्री एम फातिमी बीबी। इसका नाम, इनका नाम क्या था? एम फातिमी बीबी। ठीक है। कब बनी थी? 1989 में। याद रखिएगा 1989, ये याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। कार्यकाल 89 से 92 तक रहा था इनका। ठीक, तो याद रखना एम फातिमी बीबी, ये याद रखना। विविध में ऐसे प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय के बारे में बोल रहे हैं तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री, राष्ट्रपति। तो यहाँ जिला न्यायालय की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, जिस राज्य के लिए जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है उसी राज्य के राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। किसकी? जिला न्यायालय के न्यायाधीश की। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सी रीति ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम आदेश। परम आदेश का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय ऐसे किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी, अधिकारी तथा न्यायिक निकायों आदि के विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है। तो ये परम आदेश होगा। कौन? न्यायालय जारी करेगा ये परम आदेश रीट। अनुच्छेद 32 में भी कहा गया है 5 प्रकार के रीट जारी करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट हैं अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? मतलब बंद जो होता है ये असंवैधानिक है, तो संविधान के अनुकूल नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक, तो केरल ही सबसे ज़्यादा भारत में साक्षर राज्य हैं। ये पूर्णतः साक्षर घोषित कर दिए गए हैं 2011 जनगणना के अनुसार ही। और तो यही होगा। सबसे पहले केरल उच्च न्यायालय ने बोला था, क्या बोला था? कि बंद असंवैधानिक है। कब बोला था भाई? 1997 में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, भारत के उच्चतम न्यायालय को, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है, केवल मूल क्षेत्राधिकार, ये तो है उच्चतम न्यायालय को प्राप्त। केवल परामर्श क्षेत्राधिकार, ये भी प्राप्त है। परामर्श मूल दोनों प्राप्त है, तो ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं होगा। अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार, मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है,
तो ऑप्शन देख लेते हैं। राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने पर, तो ये बात तो गलत है। लोकसभा की सलाह पर, ये भी बात गलत है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये भी बात गलत है। ठीक, तो इस प्रश्न का और ऑप्शन नंबर डी क्या है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, तो ये बात सही है। अगर कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अगर नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति के संबंध में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ये सारा बात कहाँ लिखा गया है, 124 में ही, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। और ये अनुच्छेद एकदम याद होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका तात्पर्य है कि, अभिलेखीय न्यायालय का तात्पर्य क्या है, देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर वादिकारी होते हैं। सार्वजनिक, ऑप्शन नंबर बी है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसका निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्यों होगा, अभिलेखीय न्यायालय मतलब इस सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखनीय न्यायालय होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी चर्चा होगा वो अभिलेख रूपीबद्ध लिखा जाएगा, जो अन्य न्यायालय पे ये बाध्यकारी होगा। वही बात यहाँ पे है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। अन्य न्यायालय में अगर कोई भी डिसीजन दिया जाएगा जज द्वारा, तो ये बात वकील कोडिंग करेंगे कि ये मामला उस समय आया था सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन देख लेते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो या कोई भी किसी भी प्रकार के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, इसके नियुक्ति के संबंध में केवल और केवल राष्ट्रपति जिम्मेवार हैं। और राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अगर मुख्य न्यायाधीश अगर हैं अन्य न्यायाधीश के संबंध में मुख्य न्यायाधीश से क्या सलाह लेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हो या कमी हो, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद अगर चाहे तो इसमें संशोधन, संविधान में संशोधन करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकते हैं। वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, तो यही वर्तमान में है आज। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितना होनी चाहिए। तो ऑप्शन है 10, 9, 7, 5। कोई भी मामला अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में आता है तो ऐसे मामलों के निपटारा करने के लिए कम से कम न्यायाधीशों की संख्या 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 5 या तो 7, 9, 10, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा अभी तक 13 न्यायाधीशों का बेंच बैठा था किस केस में, केशवानंद भारती केस में। तो सबसे नीचे 5 से कम नहीं होना चाहिए, ये बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन पहले अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 139,
अनुच्छेद 138, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक, पुनः निर्णय इस कर सकता है, इस पे उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी थी? अभी थोड़ा देर पहले जो बोले 5 मेंबर न्यूनतम होना चाहिए, वही बोला। कोई भी मामला आया था, सबसे बड़ी नहीं, दूसरी सबसे बड़ी संविधानिक पीठ किस केस में बनी थी? ऑप्शन है गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, इनमें से कोई नहीं। तो केशवानंद भारती केस में तो आप लोग को पता है सबसे ज़्यादा अभी तक का संविधानिक पीठ बना था, न्यायाधीशों की 13 जजों की एक बेंच बैठी थी केशवानंद भारती केस में। दूसरी सबसे बड़ी पूछ रहा थी, ये तो होगा आंसर नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों भी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में 11 जजों की बेंच बैठी थी। गोलकनाथ केस कब आया था? 1967 में 11 न्यायाधीशों की हुई थी, और केशवानंद भारती में 13 न्यायाधीश। याद रखिएगा, केशवानंद भारती केरल राज्य से है। ठीक है, ये 1973 में मामला आया था, 1973 केशवानंद भारती, और गोलकनाथ केस 1967। गोलकनाथ केस पंजाब राज्य से थे, और केशवानंद भारती कहाँ से थे? ये केरल राज्य से थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। ठीक, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे मामले कहाँ सुनवाई होता है? सब दिल्ली में होता है, लेकिन परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ठीक, किसके सलाह पे? वही ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बहुमत से, संसद के अनुमोदन से, राज्य विधानसभा के अनुमोदन से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ये संविधान के अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय की सुनवाई दिल्ली के अलावा कहीं और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? अनुच्छेद 130 में है। उतना इम्पोर्टेंट ये अनुच्छेद नहीं है, लेकिन प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे? केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद होता है, जैसे नदी जल विवाद हो गया, अन्य कई मामले होते हैं, तो ये किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक, उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 131 में। ठीक में किया गया है। इसमें क्या है? केंद्र राज्य के मध्य जो विवाद होता है, या तो दो या दो से अधिक राज्य के विवाद हो, तो ये सारे विवाद मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है? अभिलेखीय न्यायालय अभी थोड़ा देर पहले भी बोले थे, अब फिर वही प्रश्न आ गया। अभिलेखीय न्यायालय के बारे में चर्चा की गई है। केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को, जनपद न्यायालय को, तो अभिलेखीय न्यायालय कहते किसे क्या हैं? कौन कौन होगा? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी दोनों, क्योंकि अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय, ठीक, उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, ऐसा बोला गया है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, ऐसा बात कहा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है संसदीय कानून द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पहल द्वारा। जनहित याचिकाओं की शुरुआत कब हुई थी? 1980 के दशक में, ठीक। और कहाँ पे? अमेरिका से हुआ था, ठीक। अब भारत में जनहित याचिका को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पीएन भगवती को। न्यायाधीश थे पीएन भगवती। और डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके अनुशंसा पे की गई थी? तो पीएन भगवती, एकदम याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 139। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 122, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 122 के अनुसार न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने पर प्रतिबंध किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है केवल भारत में, केवल अमेरिका में, केवल ब्रिटेन में, भारत और अमेरिका दोनों में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका दोनों में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है संविधान में लिया गया है, भारत में भी है और अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान में भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस निधि से? वित्त आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा? तो ऑप्शन, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा। संसद निर्धारित करेगी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 138 के तहत। अनुच्छेद याद रहना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये बात रहना जरूरी है याद कि न्यायाधीश का वेतन, राष्ट्रपति वेतन, कोई भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का वेतन कौन निर्धारित करते हैं? संसद निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति के परीक्षण करती है? तो अधीनस्थ न्यायालय निचले न्यायालय के बारे में बोल रहा है। उच्च स्तर के न्यायालय, निचले न्यायालय के कार्य पद्धति का परीक्षण करने का अधिकार किसके तहत है? अधिकार परीक्षा, प्रेमादेश, उत्प्रेषण, बंदी परीक्षण? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध लगाया जाता है, लेकिन उत्प्रेषण रिट कब ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय के कार्य पद्धति को जांचने के लिए करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न मतलब कानून के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, उपर्युक्त सभी को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को, क्योंकि अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मानेंगे राष्ट्रपति साहब, नहीं मानेंगे लेकिन कोई बाध्य नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति अगर सलाह मांगेंगे किससे? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से, तो सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य है किनको? राष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है। तो इस ऑप्शन देख लेते हैं न्यायिक सक्रियता के बारे में। प्रतिबद्ध न्यायालय में जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से,
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनहित याचिका से। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि जब न्यायपालिका अपने न्यायिक भूमिका से आगे बढ़कर कार्यपालिका या विधायिका की भूमिका में हस्तक्षेप करने लगे तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का स्रोत संविधान में नहीं है, बल्कि इसका संबंध जनहित याचिका से है।